नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की जो वीडियो सीरीज है वो लगातार जारी है और हम राजस्थान के एक एक चीज़, एक एक बारीकी को देख रहे थे, जिसमें हमने स्पेशली राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर पश्चिमी रेतीला मैदान उसके बारे में चर्चा की थी। पश्चिमी रेतीले मैदान को थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है और हमारा समय ज़्यादा ज़ाया ना हो इसलिए मैंने पहले से बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है, क्योंकि ज्योग्राफी में कंटेंट्स जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसकी एनालिसिस बहुत कम होती हैं। जैसे कि दूसरा विषय वस्तु हिस्ट्री हो गया, तो उसमें कंटेंट्स की मात्रा कम होती है लेकिन उसको समझने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। यहाँ पर समझने से कम आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा चलना होता है, इस वजह से ये बोर्ड प्रिपेयर है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है जो हमेशा मैं करता हूँ, और इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का हौसला तभी बढ़ता है जब उसे बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर इसे लाइक करें, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ पहली बार इस वीडियो पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे पूर्व वाले वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर लौटेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी रेतीले मैदान अर्थात थार के मरुस्थल की हम बात कर रहे थे। थार के मरुस्थल में हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर काफ़ी हद तक एनालिसिस किया था। थार के मरुस्थल के 2 हिस्से हैं, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश की चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर दी थी। वैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान को समवर्षा रेखाओं में बांटा गया है और समवर्षा रेखा जो है वह अरावली पर्वत के ऊपर 50 सेंटीमीटर मानी जाती हैं और ये समवर्षा रेखा है वह 25 सेंटीमीटर मानी जाती हैं। 25 सेंटीमीटर से इधर वाला हिस्सा शुष्क प्रदेश कहलाता है, यानी सूखा प्रदेश, और ये वाला हिस्सा जो है, जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच का बारिश क्षेत्र है, उसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इस अर्ध शुष्क प्रदेश यानी इस वाले हिस्से की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में अर्ध शुष्क प्रदेश, उसके 4 भाग मैंने बताए थे इससे पहले वाले 2 वीडियोस के अंदर, जिसमें सबसे पहला भाग था घग्गर का मैदान, दूसरा भाग था शेखावाटी प्रदेश, तीसरा भाग है नागौर उच्च भूमि और चौथा भाग लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन नाम से जाना जाता है। और अर्ध शुष्क प्रदेश जो है वह 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच की बारिश का क्षेत्र है। इसमें वर्षा की जो मात्रा रहती है वह 25 सेंटीमीटर से कम नहीं रहती और 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रहती, इसलिए ये वाला क्षेत्र 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश वाला क्षेत्र कहलाता है, जो अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है। इस क्षेत्र में रेत के धोरे नहीं होते लेकिन फिर भी सूखे प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला पार्ट, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान जो मूलतः अर्ध शुष्क प्रदेश का पहला हिस्सा है, जो मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है, इस वाले बेल्ट में ये पहला हिस्सा है। अर्ध शुष्क प्रदेश में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो हिस्सा है वह अर्ध शुष्क प्रदेश का पहला हिस्सा कहलाता है। देखिए, घग्गर का मैदान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां, एक है वृहद हिमालय, ठीक है, और उसके बाद में मध्य हिमालय, और तीसरी रेंज जो है समानांतर रेंज, जिसको कहते हैं शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा है, कालका नामक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ से ये घग्गर नदी निकलती है और घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से प्रवेश करती हैं, लास्ट से लास्ट सूरतगढ़ तक जाती हैं और ज़्यादा बारिश होने पर ये पाकिस्तान में भी प्रवेश कर जाती हैं। तो इसी घग्गर नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र कहलाता है वह नाली या पाट कहलाता है, जो घग्गर का मैदानी इलाका कहलाता है। इस मैदानी इलाके के अंदर जलोढ़ मिट्टी जो
शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी के साथ में बहाकर लाई जाती हैं, वो जलोढ़ मिट्टी। और साथ साथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, इस कारण से यहाँ रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मुख्यतः मिट्टी है वह जलोढ़ रेतीली मिट्टी है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जलोढ़ रेतीली मिट्टी का यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो आंधियों वाला क्षेत्र है वो यही है घग्गर का मैदान, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला क्षेत्र भी हनुमानगढ़ और गंगानगर है। सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग भी यहीं पर होता है, क्योंकि सिंचाई होगी तो डेफिनेटली उर्वरकों का, खाद बीज का प्रयोग होगा। यहाँ के मुख्य जो फसलें हैं जिसमें गेहूँ, सरसों, गन्ना, चावल और किन्नू माल्टा भी कहते हैं, ये मुख्यतः फसलें हैं। वैसे यहाँ की टोटल फसलों की संख्या लगभग 25 है। 25 के आसपास यहाँ फसलें पैदावार होती हैं। और इसी वजह से राजस्थान में गंगानगर को अन्न का भंडार या अनाज का कटोरा भी कहा जा सकता है। कभी भी सवाल आ सकता है, अनाज का कटोरा या राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को। तो यह है राजस्थान का अर्धशुष्क प्रदेश का पहला हिस्सा, जिसे कहते हैं घग्गर का मैदान। अब देखते हैं दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा है वह है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश में 3 जिले मुख्यतः आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू जो है वह अर्धशुष्क प्रदेश का दूसरा हिस्सा है, जिसे शेखावटी प्रदेश भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो बरखान है, बरखान मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो मिट्टी के टीले होते, रेत के टीले होते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं, उन्हें बरखान कहा जाता है, इस तरह से बनते हैं। तो ये वाले जो टीले हैं बरखान, वह सबसे ज़्यादा शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन शुष्क प्रदेश वाले रेतीले बरखान और अर्धशुष्क वाले शेखावटी प्रदेश के बरखानों में फ़र्क है। शुष्क प्रदेश वाले जो बरखान हैं यानी अर्धचंद्राकार जो टीले हैं, वह रेत से बने होते हैं। हालांकि रेत से तो ये भी बने होते हैं, लेकिन ये वनस्पति युक्त होते हैं, झाड़ियों से युक्त होते हैं। सबसे बड़े टीले भी होते हैं बरखान। ठीक है, सबसे बड़े टीले होते हैं बरखान। और शुष्क प्रदेश वाले बरखान और अर्धशुष्क वाले प्रदेश के बरखान में अंतर ये है कि जो शुष्क प्रदेश यानी सूखे प्रदेश में जो बरखान होते हैं वह वनस्पति रहित होते हैं, यानी उस पर झाड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं होती। और अर्धशुष्क वाले जो बरखान हैं, अर्धशुष्क प्रदेश वाले बरखान हैं, उसमें वनस्पति यानी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे होते हैं। ये फ़र्क है। देखिए, जो बरखान टीले होते हैं, यहाँ के जो धोरे होते हैं, ठीक है, उन धोरों के नीचे वाले हिस्से में जो पानी इकट्ठा होता है और जो अस्थायी झीलें बनती हैं, उन अस्थायी झीलों को इस क्षेत्र में सर या सरोवर कहा जाता है। शेखावटी प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश का एक हिस्सा है। वहाँ पर जो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जो टीलों के बीच में निर्माण होता है, उन्हें सर या सरोवर कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं उनको उनके नाम के पीछे सर लगता है, जैसे मलसी सर, अलसी सर, ऐसे नाम अक्सर आपने देखे होंगे। एक दूसरी चीज़, यहाँ पर नाड़ा, जो कच्चे कुएं होते हैं उन्हें नाड़ा कहा जाता है और जो पक्के कुएं होते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। तो कई बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में सवाल पूछा भी जा सकता है कि शेखावटी प्रदेश या अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं नाड़ा और जोहड़, और साथ में सर भी आंसर दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजेंद्र सिंह, जो जिन्हें जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें जोहड़ वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक जोहड़ यानी पक्के कुओं के निर्माण को इन्होंने प्रश्रय दिया और आगे इस काम को बढ़ाया, और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, वो भी मिल चुका है।
तो ये सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको मिल सकता है। देखिए, इस क्षेत्र में जो बीड़ हैं, बीड़ घास के मैदानों को कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी सवाल बनने लायक है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ इस क्षेत्र की, शेखावाटी प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह कांतली नदी है, जो सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, चूरू के पास से निकलती है, लेकिन चूरू में नहीं जाती। ध्यान देना, चूरू में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, चूरू में नहीं जाती ये नदी, लेकिन चूरू जिले के पास से गुजरती है और झुंझुनू तक जाती है। ठीक है, इस कांतली नदी का जो बेसिन है, अफवाह क्षेत्र है, उसको तोरावटी बेसिन कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यह राजस्थान के आंतरिक प्रवाह या अंत प्रवाह की सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है। आंतरिक प्रवाह या अंत प्रवाह का सबसे बड़ा क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। देखिए, आंतरिक प्रवाह या अंत प्रवाह अगर आप नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं। जो नदियां किसी जल स्रोत के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाती हैं उसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं, और जो नदियां किसी माध्यम से या सीधे अरब सागर की ओर गिरती हैं उसे अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। और जो नदियां राजस्थान से निकलकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं, यानी न तो किसी समुद्र या सागर में जाती हैं न खाड़ी में जाती हैं, ठीक है, या फिर राजस्थान से बाहर जाकर समाप्त हो जाती है, यानी मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नहीं गिरती वह आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा मानी जाती है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, कभी भी सवाल बन सकता है, और वो है शेखावाटी प्रदेश। और ध्यान दीजिएगा, इसी शेखावाटी प्रदेश में, इसी नदी के किनारे सीकर जिले के अंदर सबसे प्रसिद्ध सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। ये गणेश्वर सभ्यता जिसकी खोज 1973 में प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने की थी, कांतली नदी के किनारे है। ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो सवाल कभी भी बन सकता है हिस्ट्री के हिसाब से। अब तीसरा क्षेत्र देखते हैं, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि जो है वह मूलतः पश्चिमी जोधपुर और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर उच्च भूमि पूर्वी जोधपुर और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर उच्च भूमि जो है, जिसमें 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपको एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। एक है मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध व्हाइट संगमरमर, सफेद मार्बल, व्हाइट मार्बल पाया जाता है, जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान का एकमात्र खनिज है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है यूनेस्को ने। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है मांगलोद श्रेणी। ये मांगलोद श्रेणी जो है वह जिप्सम के लिए काफ़ी फेमस है। RS 2013 में सवाल सीधा सीधा पूछा गया था कि गोट मांगलोद जो है वह किस खनिज के लिए फेमस है, तो सीधा उत्तर था जिप्सम के लिए। जिप्सम POP में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिप्सम जो है वह गोठ मांगलोद क्षेत्र की जो खान है वहाँ काफ़ी पैदा होता है, और ये श्रेणी है मकराना में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर जायल श्रेणी। जायल श्रेणी जो है वह फ्लोराइड युक्त जल की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और ध्यान दीजिएगा, नागौर से लगाकर अजमेर तक वाला ये जो क्षेत्र है, जिसे राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहा जाता है या बांका पट्टी कहा जाता है, नागौर से अजमेर तक बांका पट्टी कहलाती है। और इस बांका पट्टी में सबसे ज़्यादा फ्लोरोसिस रोग मिलता है, और फ्लोरोसिस का पूरा गढ़ नागौर का एक गांव है असरावा गांव, कभी भी पूछा जा सकता है। यहाँ असरावा गांव में प्रत्येक, वैसे इस कुबड़ पट्टी में, जिसको बांका पट्टी भी कहा जाता है, इसमें पूरा का पूरा ये फ्लोरोसिस रोग पाया जाता है, क्योंकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा है, और पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा होती है तब वो पानी हम जब पीते हैं तो वो हड्डियों में जम जाता है, स्पेशली रीढ़ की हड्डी में, और इंसान जो है वह टेढ़ा चलने लगता है। और यहाँ के लोग तो, इस असरावा गांव के तो लोग उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ पूरी तरह से झुक जाते हैं, पूरी तरह से बांके होकर या टेढ़े होकर चलते हैं, कुबड़ होकर चलते हैं, इसलिए कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहलाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ का,
यहाँ पर नागौर के जो ताउसर गांव हैं, वह ताउसर गांव जो है वह खुशबूदार या हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पान मेथी भी कहा जाता है या खुशबूदार मेथी, हरी मेथी ताउसर गांव में ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। यहाँ के खनिजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस अर्ध शुष्क प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वह नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, स्पेशली चूना पत्थर जिसे केमिकल ग्रेड भी कहा जाता है, और कोयला, लिग्नाइट प्रकार का कोयला यहाँ पे पाया जाता है। देखिए कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला, लेकिन यहाँ पर जो कोयला मिलता है वह लिग्नाइट कोयला मिलता है। अब लास्ट जो अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा है उसको देख लेते हैं, और लास्ट हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लूणी बेसिन। लूणी बेसिन जिसको गोडवाड़ बेसिन नाम से भी जाना जाता है, ये चौथा वाला हिस्सा, और इस बेसिन के अंदर स्पेशली पाली, बाड़मेर और जालोर जिले आते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे मुख्य फसलें हैं वह है जीरा, ईसबगोल, तिल, मूंग, अरंडी, सौंफ, ऐसी करीब 60 से 65 फसलें इस क्षेत्र में होती है। स्पेशली मसालों के लिए ये पूरा इलाका काफ़ी गढ़ माना जाता है। ठीक है, तो कभी भी सवाल पूछा जा सकता है आपको। देखिए, और नेक्स्ट बात, यहाँ पर जालोर जो है वह ग्रेनाइट सिटी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रेनाइट की मात्रा बहुत अधिक है। इसके साथ ही साथ जालोर के पास में एक इलाका है भीनमाल। भीनमाल के नज़दीक जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, और इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक सुंडा पर्वत है, सुंडा पर्वत या सुंडा पर्वत, और यहाँ पर सुंडा माता का मंदिर भी है। और मैं आपको बता दूं, इसी सुंडा माता के मंदिर पर राजस्थान का सबसे पहला रज्जू मार्ग यानी रोप वे, उड़न खटोला लगाया गया था 2006 में। रज्जू मार्ग या रोप वे या उड़न खटोला लगाया गया था। देखिए, इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में भालू अभयारण्य भी बनाया गया है। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, शाहगढ़ में चीता अभयारण्य, ठीक है, जोहड़बीड़ में गिद्ध अभयारण्य, और जसवंतपुरा में भालू अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। देखिए, इसी क्षेत्र में बाड़मेर के अंदर सिवाना है। ये सिवाना छप्पन की पहाड़ियों का हिस्सा कहलाता है। देखिए, छप्पन ये शब्द बहुत बार मिलेगा आपको ज्योग्राफी में। छप्पन 3 टाइप के हैं। एक है छप्पन का मैदान, वह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और एक है छप्पन के जंगल या छप्पन पर्वत, ये हैं उदयपुर जिले में, और छप्पन की पहाड़ियाँ जो है वह बाड़मेर में पड़ती हैं। तो 3 चीज़ें हैं छप्पन शब्द से रिलेटेड। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर सिवाना के आसपास, छप्पन पर्वत उदयपुर, और छप्पन का मैदान जिसे माही का मैदान भी कहते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, इसी छप्पन की पहाड़ियों का एक हिस्सा है पीपलूद या हल्देश्वर। और बता दूं आपको, पीपलूद या हल्देश्वर को राजस्थान का मिनी माउंट आबू या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। और ध्यान देना, इसी लघु माउंट आबू पर यानी हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना का किला बना हुआ है, जहां पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमलुद्दीन गुर्ग ने 2 जुलाई 1308 को हमला किया था, और इस किले का नाम बदलकर, सिवाना किले का नाम बदलकर खेराबाद रखा था। देखिए, इस क्षेत्र में नेहड़, जब ये लूणी नदी जो है, जो नाग पहाड़ से निकलकर राजस्थान के 7 जिलों से होते हुए बाड़मेर के रास्ते से सांचौर और बाड़मेर के बीच से कच्छ के रण में समाप्त होती हैं, और जहाँ से कच्छ का रण शुरू होता है वह जालोर और बाड़मेर की सीमा पर है। और इसी लूणी नदी का जो दलदली क्षेत्र जो जालोर और बाड़मेर की सीमा पर बनता है उसे नेहड़ कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में नेहड़ काफ़ी मशहूर रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिड्डियों ने हमला इसी नेहड़ क्षेत्र में किया था, नेहड़ और जालोर के चितलवाना में। ठीक है, टिड्डियों ने सबसे ज़्यादा हमला किया था। रानीवाड़ा,
रानीवाड़ा जालोर में एक जगह है जिसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कहा जाता है। अगर आपको राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान पूछें तो आप आंसर दोगे माउंट आबू या आबू पर्वत, और पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान पूछें तो आपका उत्तर होगा रानीवाड़ा। ठीक है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ इसी क्षेत्र के अंदर लूणी गोडवाड़ बेसिन के अंदर नाकोड़ा पर्वत, जिसे पुराना नाम कहते हैं मेवानगर, ये भी आरएस में आया था। मेवानगर या नाकोड़ा पर्वत यह जैन एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर नाकोड़ा भैरवनाथ का मंदिर है जो बाड़मेर जिले के अंदर पड़ता है। तो ये था राजस्थान के थार के मरुस्थल का दूसरा हिस्सा, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बारिश के बीच वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा हौसला अफजाई के लिए आप इसे लाइक करें और अपने पास ना रखें, दूसरों का भी भला करें, हमें उत्साह मिलेगा। अधिक से अधिक शेयर करें और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।